डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लिक एसिड को आज हम देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो हम पीछे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम पढ़ कर आए हैं। और न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास डीएनए है और एक आरएनए है। लेकिन आज हम देखेंगे डीएनए को। डीएनए जो है वो आपको पता ही है कि डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड इसको हम कहते हैं। डी ऑक्सी मीन्स के ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है कार्बन नंबर 2 से, ठीक है। रिबो जो है वो राइबोज शुगर होती है जिसको हम पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड उसकी फास्फोरिक एसिड के नेगेटिव चार्ज की वजह से हम इसको न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा इसका जो है वो नेम आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम इसको क्यों डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हेरिडेटरी मटेरियल हम डीएनए को कहते हैं। हेरिडेटरी मटेरियल जो है वो इसको हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं या जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। मतलब कि वो करैक्टर्स, जेनेटिक करैक्टर्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, वो बेसिकली वो इन सब का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो डीएनए होता है। तो डीएनए का क्या काम है? बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी genetic characters from genetic characters passed from the parents to offsprings, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डीएनए। डीएनए जो है ज़्यादातर प्रेजेंट मोस्टली न्यूक्लियस हैविंग का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए जो है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और ये ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पे इसकी रेशो काफ़ी कम होती है। तो अच्छा, इसमें जो है 4 बेसिस मौजूद होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। तो ये 4 बेसिस से मिलकर जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। और डेफिनेटली इसमें पेंटोज शुगर भी होती है जिसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। डीऑक्सीराइबोज का मैंने भी आपको बताया था कि ये कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन की रिमूवल की वजह से हम इसको डीऑक्सी कहते हैं। ऑक्सी है ऑक्सीजन से, और डी कहते हैं रिमूवल को, डीऑक्सीराइबोज इस वजह से कहते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये देखेंगे कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए है, ये वैटसन और क्रिक ने 1953 के अंदर जो है इसको प्रपोज किया था। और उन्होंने कहा था कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसी वजह से हम इसको डबल हेलिकल कहते हैं, क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे शुगर शुगर जो है वो शुगर बेसिकली शुगर फॉस्फेट जो है ये बैकबोन की तरफ होती हैं। मतलब कि जो फॉस्फेट है और जो शुगर है, ये बैकबोन बेसिकली बैकबोन जो डीएनए की बैकबोन होती है उसके स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है वो मौजूद होती हैं और रन इन अपोजिट डायरेक्शंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंटी पैरेलल। और ये जो है ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये एंटी पैरेलली जो है वो ये इसकी डायरेक्शन जो है वो मूव ये करता है, और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन होती है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है वो मूव करता है, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस। वो कहते हैं कि जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़े हुए होते हैं। और ये दो जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, 2 नाइट्रोजन बेसिस जो है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपस में दोनों स्ट्रैंड्स, यानी कि इस साइड लेफ़्ट साइड वाला और राइट साइड वाला दोनों न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो बेसिस हैं बेसिकली एडेनिन और थाइमाइन, ये आपस में इनका डबल जो है वो डबल बॉन्ड्स होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन है इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें हमारे पास जो ये तो हो गया इसके मतलब कि स्ट्रैंड्स कैसे मिले हुए होते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वीक होती है वैसे तो, लेकिन डीएनए में जब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसके बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहता है, और जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स बैकबोन जो है वो आर लिंक टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, अब तो उन्होंने बात की कि नाइट्रोजन बेसिस जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़ी हुई होती हैं, जबकि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो होती है, न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास इसकी जो बैकबोन होती है ये फास्फो डाइस्टर बॉन्ड की वजह से जुड़ी हुई होती है। बेसिकली जो हमारे पास दरमियान में जो 2 बेसिस के दरमियान जिसने जोड़ने का काम करना होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम करना होता है।
लेकिन जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है या जो फॉस्फेट है वो उसको साइडों से जोड़े रखता है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ये हम स्ट्रक्चर से हम देखेंगे कि कैसे जोड़े रखता है। ठीक है, ये आपको समझ भी आ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड यानी दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो स्ट्रक्चर डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 0.34 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, hence if we know the sequence of one strand and we can guess the sequence of another strand। दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलली जो है वो उनकी डायरेक्शन होती है, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है वो रन कर रहे होते हैं। अगर हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता हो तो हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस जो है खुद ही आराम से जो है वो गैस कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें कैसे होगा हमारे पास कि देखिए हमारे पास एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, फिर साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन। नीचे जैसे कि हमें पता है कि एडेनिन का जो दूसरा जो इसका पेयर बनेगा वो थाइमिन होगा। थाइमिन है तो नीचे एडेनिन होगी, साइटोसिन है ग्वानिन, फिर यहाँ पे ग्वानिन, फिर यहाँ पे ऊपर है ग्वानिन तो यहाँ पे साइटोसिन उसकी एंटी पैरेलल, एडेनिन और थाइमिन। इसी तरह से हम जो है वो चलते जाएंगे। तो एडेनिन और थाइमिन के दरमियान जो है दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और थाइमिन और एडेनिन के दरमियान भी दो होती हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 होती हैं। तो जैसे जैसे सीक्वेंस आता जाएगा वैसे वैसे हमने इनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डालते जाना है, ऐड करते जाना है। ठीक है, अब हमारे पास है इसमें हमने देखना है कि जो हमारे पास इसमें डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है। अभी देखिए हमारे पास जो है ये राइबोज शुगर है। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें बेस लगी हुई है और इस तरफ हमारे पास क्योंकि राइबोज शुगर के जो है वो यहाँ पे CH2 भी होता है, वो भी हमने यहाँ पे लगाना है। और CH2 लगाने के बाद यहाँ पे हमने जो है पूरा फॉस्फेट का हमने स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास POH यहाँ पे हो गया, P और चारों तरफ ऑक्सीजन डालेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है तो हम इसको यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसी तरह हमें नीचे भी जो है वो ऐसे ही करना है कि यहाँ पे हमने CH2 करना है, यहाँ पे बेस HOH सारा लगाएंगे। तो क्योंकि राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलरेडी होता है, तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बेसिकली जो फॉस्फेट के ऊपर वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ने से क्या होगा कि हमारे पास इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन और फॉस्फेट का जो हाइड्रोजन है ये आपस में इनको हम जो है वो इनका रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास हाइड्रोजन यानी वाटर बन के यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बन के यानी वाटर बन के निकल जाएगा। और जो है इसके बाद तो ये इसका जो अगला रिएक्शन होगा ऊपर वैसे ही रहेगा। तो ये कैसे बनेगा, वाटर बन के दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल गए तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो एक ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट दूसरे राइबोज शुगर के साथ जुड़ जाएगी। तो क्योंकि हम कहते हैं कि फास्फो डाई ईस्टर है यानी कि फॉस्फेट जो है वो डाई ईस्टर यानी दो ईस्टर कैसे बनाता है बेसिकली। तो हमने देखना है कि हमारे पास ये देखें डाई ईस्टर मतलब दो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन आएगी, एक फॉस्फेट ये वाला, एक ऑक्सीजन ये वाला, एक ऑक्सीजन ये वाला, तो ये हमारे पास एक ईस्टर बन गया। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, हमारे पास CH2 है, इधर भी एक ऑक्सीजन थी और एक इधर भी एक ऑक्सीजन थी। तो नीचे हमने क्या करना है कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन इसको हमने इकट्ठे जोड़ देना है फॉस्फो, कि दूसरा हमारे पास ईस्टर बनेगा। यानी पहला ईस्टर ये ऊपर वाला ये वाली ऑक्सीजन और ये वाली ऑक्सीजन और ये फॉस्फेट होगा, ये वाला फॉस्फेट, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन आपस में ये बनाएंगे। ये जब इन दोनों को हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बनता है। मतलब डाई ईस्टर यानी कि ये दोनों तरफ ईस्टर बना रहा है, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी। बेसिकली हम इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो वाटर बन के निकल जाते हैं और बाकी जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, अभी हमारे पास मैंने दो जो है ये बनाई हुई हैं इसके स्ट्रैंड्स। तो ये हमारे पास जो है ये फॉस्फेट है और ये फॉस्फेट है, ये राइबोज शुगर है। ठीक है, इसके साथ अब ये एक बेस लगी हुई है नाइट्रोजन बेस और ये दूसरी नाइट्रोजन बेस लगी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये पैरामिडीन है। पैरामिडीन क्योंकि सिंगल रिंग बेस होती है। ठीक है,
ये सिंगल रिंग होती है और ये हमारे पास जो है ये लगी हुई है, ये दो हैं, मतलब ये प्यूरीन बेस लगी हुई है, ठीक है। अब ये दोनों, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा कि दोनों नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है। यहाँ पे हमने जो है इधर एक ऑक्सीजन और इसको डॉटेड लगा के दूसरी नाइट्रोजन बेस के साथ इनको जोड़ना है। ये हमारे पास एक बॉन्ड बन गया और ये हमारे पास दूसरा बॉन्ड बन गया। बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नाइट्रोजन के साथ मिलके बनाता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है ये दोनों नाइट्रोजन बेसिस होगी। अब एंड पे जब नाइट्रोजन बेस का एंड होगा तो उसके एंड पे हमारे पास ये राइबोज शुगर लगेगी और शुगर के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, ठीक है। अब ये होगी हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रैंड होगा AT का स्ट्रैंड, क्योंकि AT स्ट्रैंड के अंदर जो है हमारे पास डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास होगा इसी तरह से, जो मैंने आपको बताया था कि जो दरमियान में जो हाइड्रोजन जो जिस चीज़ में उनको जोड़ के रखा हुआ होता है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइडों से जिस चीज़ में जोड़ के रखा हुआ होता है वो फॉस्फेट ग्रुप में जोड़ के रखा हुआ होता है, यानी कि यहाँ दरमियान से भी जुड़ा हुआ है और साइडों से भी जुड़ा हुआ है। और जो हमारी दूसरी राइबोज शुगर है उसमें क्या होगा कि हमारे पास फॉस्फेट होगा। फॉस्फेट जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, वही बेटा इसमें जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो यहाँ पर होगा, वाटर रिमूव होगा तो फॉस्फेट की डायरेक्ट अटैचमेंट जो है वो इसकी राइबोज शुगर के साथ हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और दोनों नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान जो है वो क्या बनाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से ये साइडों से भी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से, और दरमियान में भी जुड़ा रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे भी ये प्यूरीन है और ये पैरामडीन है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है क्या है, हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो रही हैं, मतलब एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है। अब इसमें ये जो है हमारे पास ये ऑक्सीजन लगी हुई है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन पेयरिंग के साथ ये अपनी जो है वो बॉन्डिंग को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 प्राइम है और 5 प्राइम है, ठीक है, और ये हमारे पास 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल मूव करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, जो DNA का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा लैडर लाइक होता है। ये जो है हमारे पास ये DNA का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। साइडों से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से जुड़ा रहता है, दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़ा रहता है। जहाँ पे एडेनिन और थाइमाइन का जो है वो बनाएगा वहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जहाँ पे साइटोसिन और गुआनिन होगा वहाँ पे हमारे पास ये 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमारे पास ये नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर राइबोज शुगर और ये हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो सारे अटैच हुए हुए हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से। अच्छा, अब हमारे पास ईस्टर कैसे बनता है। ईस्टर बेसिकली ये मैंने आप लोगों को, ईस्टर का वर्ड जो है बेसिकली ये इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे होता है RC डबल बॉन्ड O। ये इसको हम बेसिकली ऐसे करके लिखते हैं C डबल बॉन्ड OR, लेकिन जब हमने ब्रेक करके लिखना होता है तो ये हम इसको ऐसे लिखते हैं, यानी C डबल बॉन्ड O, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला R। तो दूसरी तरफ हम R लगाते हैं कि ये वेरिएबल ग्रुप होता है, यानी हम इसमें कोई भी चीज़ इसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है बेसिकली वो यही होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि ये ऊपर वाला बॉन्ड ये इस तरह से, ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये नीचे वाले 2 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये हमारे पास आज DNA का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है।